हाँ, हम लोग इसमें इस क्लास में संगठन संबंधी विचारधाराएं पढ़ रहे हैं। दो विचारधाराएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक तो वैज्ञानिक प्रबंध, दूसरी है शास्त्रीय विचारधारा, तीसरी विचारधारा हम पढ़ रहे हैं नौकरशाही विचारधारा। तो नौकरशाही विचारधारा की स्टार्टिंग की चीजें मैंने बता दी थी, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, और आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके प्रकार। नौकरशाही के अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार बताए गए। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि किस विचारक ने नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं, या कौन से प्रकार बताए हैं, या कौन से प्रकार नहीं बताए। सबसे इंपॉर्टेंट है एफएम मार्क्स द्वारा बताए गए 4 प्रकार। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूछ लेगा कि एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के कितने प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार बताए हैं। फिर कौन प्रकार नहीं बताया है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना। 4 प्रकार हैं, तो 4 प्रकार में से 3 प्रकार ये दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा ऑप्शन, तो वो आपको उसको गलत करना पड़ेगा, है ना। कौन प्रकार नहीं बताया एफएम मार्क्स ने, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है तो फिर इसके अंदर भी पूछ लेता है। जैसे उसने पूछ लिया कि अभिभावक नौकरशाही से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है, ऐसा करके, या जाति नौकरशाही से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है। संरक्षक नौकरशाही क्या होती है, संरक्षक नौकरशाही कहां पर पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं नौकरशाही के प्रकार के, और एफएम मार्क्स ने जो 4 प्रकार बताए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने अभी बताया कि अलग अलग विद्वानों ने जो प्रकार अलग अलग नौकरशाही के बताए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एफएम मार्क्स द्वारा बताए गए 4 प्रकार। एफएम मार्क्स, कार्ल मार्क्स, दोनों अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ध्यान रखें। इनका नाम है एफएम मार्क्स और कार्ल मार्क्स, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में अलग से। तो इन्होंने जो है 4 प्रकार जो बताए हैं, उसमें पहला है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक, गार्जियन, ब्यूरोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। अभिभावक नौकरशाही जो होती है, ये वंश परंपरा पर आधारित होती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, ये वंश परंपरा पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट बात। वंश परंपरा पर आधारित है ना, वंश परंपरा पर आधारित। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसकी हो गई। इसका जो सोर्स है प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसका सोर्स प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, यानी इस नौकरशाही को संचालित करने के लिए आवश्यक जो साधन है, आवश्यक जो सोर्स हैं, वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ था। मतलब प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित जो संदर्भ हैं, विवरण हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनके आधार पर जो है इस तरह की नौकरशाही संचालित हुआ करती थी, है ना। इसके अलावा इस नौकरशाही के अंतर्गत आने वाले जो लोग थे, प्रशासक थे, लोक सेवक थे, वो जो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में जो है एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, यानी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के वो ज्ञाता थे, जो इससे संबंधित नौकरशाह थे या पदाधिकारी थे, लोक सेवक थे। इसका उदाहरण फिर आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण में चीनी नौकरशाही इसके अंतर्गत आती है, और प्रशासकी नौकरशाही, है ना। मैंने स्टार्टिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि प्राचीन समय में लोक प्रशासन का सबसे पहले जो उद्भव हुआ वो चीन में हुआ, चाइना में हुआ। 2री शताब्दी बीसी में जो है चाइना में लोक प्रशासन का सबसे पहले उद्भव माना जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। आधुनिक समय में लोक प्रशासन का सबसे पहले उद्भव अगर हम देखें तो प्रशा में माना जाता है, जिसको आज हम जर्मनी बोलते हैं, और वो समय है 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास, है ना। तो वही उदाहरण यहाँ पर हमें देना है। चीनी नौकरशाही
यह है दूसरी शताब्दी। ये जो समय है इसका, यह है दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी बीसी। ये है पहला उदाहरण, प्रशा की नौकरशाही। प्रशा यानी आधुनिक जर्मनी, प्रशा की नौकरशाही, नौकरशाही। और इसका समय है 18वीं शताब्दी, लगभग 18वीं शताब्दी का समय। ये है ना। तो ये हो गई बात अभिभावक नौकरशाही की। नाम इसका अभिभावक है, लेकिन ये जनता के प्रति उदासीन होते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है, जनता के प्रति उदासीन होते हैं। जनता के प्रति ये उदासीन होते हैं, ऐसे ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अभिभावक नौकरशाही से संबंधित मैंने बताई हैं। यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि कौन सा कथन अभिभावक नौकरशाही से संबंध में सही है या सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आपको बता सकते हैं। मैंने सबसे पहले बताया वंश परंपरा पर आधारित है। इसका जो सोर्स है वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में जो भी बातें लिखी हुई थी उन्हीं विवरण के आधार पर, उन्हीं संदर्भों के आधार पर जो है इस तरह की नौकरशाही संचालित होती थी। और जो इसके जो प्रशासक हुआ करते थे वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हुआ करते थे, ज्ञाता हुआ करते थे। लेकिन ये जनता के प्रति उदासीन, इसको उदासीन माना जाता है। अब हम बात करते हैं जातीय नौकरशाही। जातीय नौकरशाही नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये नौकरशाही जो है, इस नौकरशाही में जो सत्ता होती थी वो किसी जाति अथवा वर्ग के हाथों में होती थी, है ना। इस नौकरशाही के अंतर्गत सत्ता या नेतृत्व जो है किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के हाथों में हुआ करता था। इसको कहा गया जातीय नौकरशाही, है ना। सत्ता या नेतृत्व किसी जाति अथवा वर्ग विशेष में निहित, ना। सत्ता किसके हाथों में हुआ करती थी? किसी जाति विशेष के, वर्ग विशेष के हाथों में निहित होती थी। फिर इसमें एग्जाम्पल, एक तो भारत में वैदिक सभ्यता इसका एग्जाम्पल मानी जाती थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि उच्च वर्ग के हाथों में सत्ता हुआ करती, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनके द्वारा ही जो है शासन संचालित किया जाता था। तो भारतीय वैदिक व्यवस्था, वैदिक सभ्यता, भारतीय वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। प्राचीन रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोमन साम्राज्य, ये दूसरा उदाहरण मैंने बताया है, प्राचीन रोमन साम्राज्य। और एक लास्ट उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है, जापान का मेजी शासन, डेस्क गवर्नमेंट ऑफ जापान, जापान का मेजी शासन। जापान का मेजी शासन। ये तो इस तरीके से ये दोनों नौकरशाही के बारे में मैंने डिटेल बताया है। तो उदाहरण आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना ज्यादा है एग्जाम पे। जैसे उससे पूछ लिया कौन सा उदाहरण जो है अभिभावक नौकरशाही का नहीं है, ये जातीय नौकरशाही का नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है और उसका कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट तो खैर क्लियर है, जैसे जातीय नौकरशाही है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई जाति या वर्ग विशेष के हाथों में सत्ता होती है, इसलिए उसको जातीय नौकरशाही कह दिया गया। यानी किसी जाति विशेष के लोग ही जो है
सत्ता प्राप्त करते हैं या शासन प्रशासन संचालित करते हैं। इसके बाद आता है संरक्षक नौकरशाही, इसको कहते हैं इंग्लिश में पैट्रोनेज। इसका दूसरा नाम लूट प्रणाली भी है, लूट प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पॉइल सिस्टम, है ना। इस नौकरशाही में क्या होता था, इस तरह की नौकरशाही में जो कार्मिक होते थे, जो प्रशासक होते थे, उनकी नियुक्तियां, उनकी भर्तियां योग्यता के आधार पर न होकर राजनीतिक पहचान के आधार पर होती थी, सोर्स के आधार पर होती थी, है ना। मतलब ये खुला था, छिपे तौर पर नहीं था, ये खुले तौर पर होता था, है ना। जिसकी पहचान ज्यादा है उसकी नियुक्ति होगी, उसकी भर्ती होगी, पहचान नहीं है तो भर्ती नहीं होगी, है ना। तो ये है संरक्षक या नौकरशाही या लूट प्रणाली को कहा जाता है। कार्मिकों की भर्ती, कार्मिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर न होकर, योग्यता के आधार पर न होकर राजनीतिक पहचान के आधार पर, राजनीतिक पहचान के आधार पर, पहचान के आधार पर, ठीक है। मतलब जिसका सोर्स है उसकी भर्ती होती थी, जिसका सोर्स नहीं, भले ही कितना योग्य हो, उसकी भर्ती नहीं होती थी। तो ये जो व्यवस्था थी कहां पर प्रचलित थी, इसकी एग्जाम्पल आपको बताना रहेंगे। तो इसके उदाहरण ब्रिटिश नौकरशाही, ब्रिटिश नौकरशाही, और ब्रिटिश नौकरशाही कहां, कब, किस समय की है ये, 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1857 से योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली ब्रिटेन में स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से अमेरिकी नौकरशाही, अमेरिकी नौकरशाही, और ये कब से है, 1883 से पूर्व। ये ब्रिटिश नौकरशाही और अमेरिकी नौकरशाही 1883 से पूर्व अमेरिकी नौकरशाही है। 1883 से जो है अमेरिका में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। 1883 में अमेरिका में एक एक्ट लाया गया था, इसका नाम था पेंडल्टन एक्ट। पेंडल्टन एक्ट के जरिए ही जो है 1883 से अमेरिका में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले वहां पर लूट प्रणाली चलती, जिसको बोलते थे स्पॉइल सिस्टम, जिसमें राजनीतिक पहचान या सोर्स के आधार पर नियुक्तियां होती थी। मैंने शायद उस समय बताया भी था कि एक बड़ी दुर्घटना हुई थी इस वजह से वहां पर अमेरिका में। 1881 की बात है, एक बेरोजगार युवक ने अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी थी 1881 में। तो ये जो दुर्घटना थी, इसके जस्ट बाद बेरोजगार युवक ने हत्या क्यों कर दी थी, क्योंकि उसका कहीं चयन नहीं हो रहा था, उसकी कहीं भर्ती नियुक्ति नहीं हो रही थी, जबकि वो बहुत ज्यादा योग्य था, और उससे अयोग्य व्यक्ति जो है चयनित हो रहे थे, उनकी भर्ती हो रही थी, नियुक्ति हो रही थी, लेकिन वो उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी इतनी योग्यता के बावजूद। तो उसने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को गोली मार दी थी। तो इस दुर्घटना से, यानी 1881 में ये दुर्घटना हुई, हत्या हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की, और उसके एक साल बाद यानी 1883 से वहां पर एक पेंडल्टन एक्ट लाया गया 1883 में। इसी एक्ट के माध्यम से जो है अमेरिका में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के पहले हमारे यहाँ 1853 से योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्टार्ट हुई है, यानी इस मामले में हम अमेरिका ब्रिटेन दोनों से आगे हैं, पहले हैं, है ना। भारत में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली जो स्टार्ट हुई है 1853 से मानी जाती है। चार्टर एक्ट 1853 है,
हम जब संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, अभी संविधान पढ़ेंगे तो उसमें संवैधानिक विकास पढ़ते हैं, उसमें 4 चार्टर एक्ट आते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 जो है उसके तहत इंडिया में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1857 में ब्रिटेन में हुई और उसके और बाद अमेरिका में हुई, उसके पहले हमारे यहाँ स्टार्ट होगी 1853 में, है ना। ये तो ये है पैट्रोनेज या संरक्षक नौकरशाही। लास्ट है योग्यता आधारित नौकरशाही। योग्यता आधारित नौकरशाही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो नौकरशाही है इसमें योग्यता आधारित जो है, योग्यता के आधार पर भर्तियां होती हैं, है ना। इस नौकरशाही के अंतर्गत जो भी कार्मिकों की भर्तियां होती हैं उसमें योग्यता देखी जाती है ना। योग्य व्यक्ति को ही जो है कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जाता है, भर्ती किया जाता है ना। कार्मिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर, भर्ती योग्यता के आधार पर। तो ये इस तरीके से 4 प्रकार एफएम मार्क्स द्वारा बताए गए हैं और मैंने पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, तो ये हो गए एफएम मार्क्स द्वारा बताए गए 4 प्रकार। इसके बाद कुछ अन्य जो विचारक है उन्होंने भी जो है अलग अलग प्रकार बताए हैं। एंथनी डाउन्स ने नौकरशाही के 5 प्रकार बताए हैं, है ना। एफएम मार्क्स ने 4 बताए हैं, एंथनी डाउन्स ने 5 प्रकार बताए हैं। इसमें सबसे पहले आता है लता, क्लेम्बर, है ना। लता जैसे होती है ना, लता ऊपर पेड़ पर चढ़ती है ना, तो उसी के आधार पर इसका नाम लता रखा गया है। तो ऐसे नौकरशाह होते हैं जो अपनी पद है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी आय है ना, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसको बोलते हैं लता, है ना। आय, पद तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रयास, है ना। प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए उसका नाम लता है, क्लेम्बर। लता मतलब ऊपर चढ़ती है, वैसे ये ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं, है ना। धन कमाने का इनकम ज्यादा हो, इस तरह से प्रयास करते हैं। प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे, पद हमारा ऊंचा हो, इस तरह से प्रयास करते हैं। दूसरा संरक्षण, ये जो है, जो प्रतिष्ठा है, जो आय है, जो उनके पास संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। मतलब बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, जितना है उतनी सुरक्षित रहे, इसलिए इसको बोलते हैं संरक्षण। ठीक है, आय, पद तथा प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये हो गए 2। इसके बाद आते हैं कट्टरपंथी। कट्टरपंथी क्या है? कट्टरपंथी सरकार की नीतियों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, है ना। इनको बोलते हैं सरकार की नीतियों के प्रति जो है ये प्रतिबद्ध होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं। सरकार की नीतियों के प्रति झुकाव तथा स्वामी भक्त, है ना। तो सरकार की नीतियां हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, और जैसे सरकार की नीतियां होती है, जैसा सरकार कहती है वैसा वो करते हैं, तो उनको बोलते हैं कट्टरपंथी। अधिवक्ता, ये क्या है? ये जो है कार्यों तथा संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। कार्यों तथा
तथा संगठनों के प्रति तथा कार्यों तथा संगठनों के प्रति स्वामी भक्त, संगठनों के प्रति स्वामी भक्त, ये हो गए अधिवक्ता। इसके बाद आता है राज्य मर्मज्ञ। राज्य मर्मज्ञ क्या होते हैं? ये समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, है ना। ये समाज के प्रति, मतलब समाज के हित के लिए काम करते हैं, समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध। तो ये इस तरीके से राजमर्मज्ञ, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रकार, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताए वही है, एफएम मार्क्स के 4 प्रकार, लेकिन कभी रेयर केस में यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं फेनसॉर्ड ने भी 5 प्रकार बताए हैं। एक विचारक हुए हैं फेनसॉर्ड, उन्होंने भी जो है नौकरशाही के 5 प्रकार बताए हैं। उसमें सबसे पहला आता है प्रतिनिधि नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। प्रतिनिधि नौकरशाही इंपॉर्टेंट नौकरशाही है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए प्रतिनिधि नौकरशाही यानी रिप्रेजेंटेटिव नौकरशाही जो है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसी और ने दिया, अवधारणा किसी और ने दी है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया? तो ये है डोनाल्ड जी किंग्सले। ये जो शब्द दिया है, शब्द दिया डोनाल्ड जे किंग्सले, डोनाल्ड जे किंग्सले ने जो है, डोनाल्ड जे किंग्सले ने जो है ये शब्द दिया है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, और अवधारणा दी है, अवधारणा देने वाले जो विचारक हैं, अवधारणा देने वाले विचारक हैं पाल वान रायपर, है ना, इन्होंने अवधारणा दी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है आपको समझना है। पाल वान रायपर कहते हैं कि अमेरिका में जो प्रतिनिधि नौकरशाही है, उसकी वजह से जो है अमेरिकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सफल है। मतलब अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था को सफल बनाने का जो श्रेय है वो प्रतिनिधि नौकरशाही को जाता है, ऐसा पाल वान रायपर कह रहे हैं। प्रतिनिधि नौकरशाही मतलब ये होता है कि ऐसी नौकरशाही जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के चूंकि प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जो है जनता के प्रति वो उत्तरदायी होती है, और इसलिए जो है ये नौकरशाही अमेरिका में ज्यादा सक्सेस मानी जाती है। तो ये हो गया प्रतिनिधि नौकरशाही। इसके बाद आता है सहभागी नौकरशाही। सहभागी नौकरशाही जिसमें जनता को भागीदार बनाने की बात कही जाती है ना, जनता को भागीदार बनाने वाली नौकरशाही सहभागी नौकरशाही कही जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ये, देखो जैसे मैंने पहली नौकरशाही बताई रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले वर्ड पूछ लिया है, अवधारणा पूछ ली किसने दी है। बाकी सहभागी नौकरशाही का ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जनता को भागीदार बनाने की बात कही जाती है, प्रयास किया जाता है। सैनिक नौकरशाही, देखिए सेना और शिक्षा, सैनिक और शिक्षक, इनको नौकरशाही नहीं माना जाता है। सैनिकों और शिक्षकों को नौकरशाही नहीं माना जाता। बाकी जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, है ना, इन सभी को जो है नौकरशाही माना जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि सेना के जो जवान है उनको भी नौकरशाही इन्होंने माना है। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो देश की सुरक्षा का काम करते हैं वो भी नौकरशाही के अंतर्गत आएंगे, ऐसा इनका कहना है। कानूनी नौकरशाही, कानून पर ज्यादा ध्यान देने वाली, है ना, कानून को बहुत ज्यादा महत्व देने वाली, कानून के हिसाब से काम करने वाली नौकरशाही कानूनी नौकरशाही है। फिर शासक नौकरशाही, एक लास्ट है शासक नौकरशाही यानी रूलर ब्यूरोक्रेसी। शासक नौकरशाही मतलब ये राजनीतिज्ञ हो गए, शासन मतलब ना राजनीतिज्ञों का काम होता है, तो ये जो है इसको हम राजनीतिक नौकरशाही बोल सकते हैं। यानी शासक नौकरशाही मतलब जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको भी यहाँ पर नौकरशाही का बोल दिया गया है। तो ये इस तरह से 5 प्रकार उन्होंने बताए हैं।
इसके अलावा कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे प्रतिबद्ध नौकरशाही एक होती है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है? प्रतिबद्ध नौकरशाही ऐसी नौकरशाही है जो सरकार के कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्ध होती है, प्रतिबद्ध होती है। यानी सरकार के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को लागू करवाने के प्रति उनकी वचनबद्धता या प्रतिबद्धता होती है, तो उनको बोलते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही ना। लेकिन इसका गलत अर्थ निकाला जाता है। अर्थ निकाल लेते हैं कि सरकार के प्रति, जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रति प्रतिबद्ध है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, इस तरह से इसका अर्थ निकाला जाता है। इंदिरा गांधी ने जो है इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया था जब वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए, मतलब प्रतिबद्ध नौकरशाही की उन्होंने मांग की थी कि भाई नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो लोगों ने ये मतलब निकाला था कि वो अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध या सरकार के प्रति प्रतिबद्ध की बात कर रही हैं, जबकि उनका कहना था कि नौकरशाही को जो है जनता के प्रति या संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसको लेकर काफी विवाद पैदा हो गया था, है ना। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही मतलब है सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्धता या प्रतिबद्धता। वही मैंने बात यहाँ पर कही, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी मांग को लेकर के विवाद पैदा हो गया था। लोगों ने जो है ऑब्जेक्शन किया था कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हैं वो नौकरशाहों को जो है अपने अधीन करना चाह रहे हैं, मतलब अपने अनुसार चलाने की बात कर रहे हैं कि भाई नौकरशाही जो है हमारे अनुसार चले, जैसा हम कहें वैसा करे नौकरशाही, है ना। तो इस तरह से इसको लेकर विवाद पैदा हुआ था। बाकी प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब होता है जो सत्तारूढ़ दल है उसके कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्धता। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब क्या है, तो नौकरशाही से क्या आशय निकाला जाता है, तो सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता से निकाला जाता है। तटस्थ नौकरशाही, तटस्थ नौकरशाही मतलब होता है जो राजनीति है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे अलग रह करके काम करना, उनसे प्रभावित हुए बिना काम करना, उसको बोलते हैं तटस्थ, है ना। राजनीतिक कार्यकलापों के प्रति तटस्थ होना, यानी राजनीतिक कार्यकलापों से अलग रह करके उनमें इन्वॉल्व हुए बिना जब काम किया जाता है नौकरशाही द्वारा, तो उसको हम बोल देते हैं तटस्थ, है ना। राजनीतिक मामलों में तटस्थ रहना अर्थात राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अलग रखना, ये है तटस्थ नौकरशाही। तटस्थ नौकरशाही की अवधारणा किसने दी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तटस्थ नौकरशाही की अवधारणा के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो मैक्स वेबर माने जाते हैं, है ना। इसकी अवधारणा मैक्स वेबर द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तटस्थ नौकरशाही कहां से आई, ये ब्रिटेन से आई है ना। लोक सेवा की जो तटस्थता है ये ब्रिटेन का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है ना। तटस्थ नौकरशाही ब्रिटेन का परंपरागत घर है और वहीं से हमने जो है तटस्थ नौकरशाही को लिया हुआ है। भारत में ब्रिटेन की तरह जो है तटस्थ नौकरशाही का प्रचलन है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रिटेन तटस्थ नौकरशाही का परंपरागत घर है। भारत में तटस्थ, अनाम तथा अराजनीतिक नौकरशाही पाई जाती है। देखिए जो भी चीजें अब बता रहा हूं ये ऐसी हैं कि आपको एक बुक में नहीं मिलेगी ना। जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं ये आप माने कि बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है, एक क्या 2-3 बुक में भी नहीं मिलेगी। और यहां से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। जो भी मैंने टॉपिक कराए हैं आगे कराऊंगा, एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया फिर आपको जो है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा। और चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी मैं समझा रहा हूं, तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी और आपको जानकारी भी पूरी मिल जाएगी, फैक्चुअल जानकारी पूरी मिल जाएगी, कॉन्सेप्चुअल जानकारी पूरी मिल जाएगी। फिर आपको कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं कि नेट सेट में भी इससे बाहर नहीं जाएगा। एपी में तो खैर जाना ही नहीं है, नेट सेट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत सारी बुक्स का ये कलेक्शन में बता रहा हूं आप लोगों को। अब यहां पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो वर्तमान में योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली, योग्यता आधारित जो नौकरशाही चल रही है, उसके पहले विश्व में कहां पर कौन कौन सी नौकरशाही प्रचलित थी,
वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है ना। तो विश्व में योग्यता आधारित नौकरशाही के प्रचलन के पहले विभिन्न देशों में नौकरशाही के अलग अलग रूप प्रचलित थे। वो कौन से रूप थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, संरक्षक या लूट प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम इसको बोलते थे। संरक्षक को पैट्रोनेज बोला जाता है। तो ये जो है यूएसए में प्रचलित थी, मैंने अभी जस्ट बताया है। 1883 के पहले यूएसए में इस तरह का प्रचलन था। पद विक्रय, सेल ऑफ ऑफिस, ये फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस में कब प्रचलित थी? ये 1789 के पहले की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये कब की है? 1883 से पूर्व की बात है। और पद विक्रय कब है? 1789 में जो क्रांति हुई थी उससे पहले, से पूर्व। सेल ऑफ ऑफिस, फ्रांस। सेल ऑफ ऑफिस का मतलब है कि उस समय पदों की बोली लगाई जाती थी। जैसे अभी शराब के ठेके होते हैं, शराब के ठेके की बोली लगती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो ठेका दे दिया जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इसी प्रकार से पहले राजस्व वसूलने की भी बोली लगती थी हमारे इंडिया में। वारेन हेस्टिंग्स के समय की बात बता रहा हूं, है ना। तो उसमें भी जो है बोली लगती थी। इसी तरह की बोली जो है फ्रांस में पदों की लगती थी। पदों की नीलामी होती थी। यानी इसमें जो है लोगों को बोला जाता है कि भाई आप बोली लगाओ, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको जो है वो जो पद है एक निश्चित समय के लिए दे दिया जाता था। टाइम पूरा होने के बाद फिर उस पद के लिए बोली लगती थी। तो इस तरह की व्यवस्था थी। इसको बोलते हैं पदों की नीलामी या पद विक्रय प्रणाली, है ना। सेल ऑफ ऑफिस इसको कहा जाता था। 1789 में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके पहले इस तरह की व्यवस्था वहां पर चलती थी। प्रतिबद्ध नौकरशाही रसिया में बहुत फेमस मानी जाती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, है ना। तटस्थ नौकरशाही ये ब्रिटेन में है, भारत में अभी भी है। तटस्थ नौकरशाही तो अभी भी है ब्रिटेन भारत में। तो ये है। इसके अलावा एक इसमें नौकरशाही, हाँ, और इसमें छूटा हुआ है एक और यहाँ पे केंद्रीकृत नौकरशाही। केंद्रीकृत नौकरशाही, ये चीन की नौकरशाही। सारे अधिकार जो है केंद्रित होना, तो चीन की नौकरशाही केंद्रीकृत नौकरशाही मानी जाती है। अभी भी हालांकि इस तरह की नौकरशाही है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग नौकरशाही के रूप वहां पर प्रचलित थे। योग्यता के आधारित भर्ती प्रणाली या योग्यता आधारित नौकरशाही की पहले की बात बता रहा हूं। तो ये कंप्लीट हो जाता है प्रकार वाला टॉपिक आप लोगों का। और इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है नौकरशाही के अंदर, वो है नौकरशाही का वेवेरियन मॉडल, है ना। मैक्स वेबर द्वारा जो मॉडल दिया गया उसी का नाम है नौकरशाही का वेवेरियन मॉडल। ये है मैक्स वेबर का मॉडल। मैक्स वेबर का मॉडल है, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया है वेवेरियन मॉडल, है ना। मैक्स वेबर एक्चुअली जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के जर्मन विचारक है मैक्स वेबर। इनका नाम सोशियोलॉजी में भी आता है और यहां पर भी हम पढ़ते हैं। ये हालांकि समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजी के विद्वान थे ये, लेकिन उन्होंने जो है नौकरशाही का अध्ययन लोक प्रशासन में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया है। तो दोनों में इनको हम पढ़ते हैं। मैक्स वेबर को सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं और यहाँ पब्लिक एड पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ रहे हैं। ये जो है जो मैक्स वेबर थे ये जर्मन विचारक, है ना। ये कौन थे? जर्मन विचारक। ये आपको ध्यान रखना। जर्मनी के विचारक थे मैक्स वेबर और इन्होंने नौकरशाही का सबसे व्यवस्थित और समाजशास्त्री अध्ययन किया, क्योंकि ये समाजशास्त्री है ना। नौकरशाही का सबसे व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विचारक यही, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है। और इन्होंने समाजशास्त्री अध्ययन किया, मतलब समाज के संदर्भ में इसको देखा है
ना, समाज को किस तरह से ये प्रभावित करती है नौकरशाही, इस संदर्भ में उन्होंने अध्ययन किया है, इसलिए इनके अध्ययन को समाजशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने जो है नौकरशाही को एक संगठन मॉडल के रूप में वर्णित किया है। एकमात्र विचारक कहे जाते हैं जिन्होंने नौकरशाही का वर्णन संगठन मॉडल के रूप में किया है। संगठन मॉडल का मतलब यह है कि नौकरशाही को उन्होंने संगठन ही मान लिया है ना। हमने अभी नौकरशाही के बारे में 2-3 चीजें पढ़ी। एक तो नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारियों का समूह होता है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य करने की पद्धति होती है। ये 2 रूपों में जो है नौकरशाही को ज्यादातर जाना जाता है। लेकिन ये एक ऐसे विचारक हैं, एकमात्र विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को एक संगठन ही मान लिया, एक ढांचा मान लिया और उसके हिसाब से इसका वर्णन किया और उसकी 10 विशेषताएं भी 10 लक्षण भी बताए हैं जिसका जिक्र आगे आएगा। ठीक है, तो संगठन मॉडल के रूप में नौकरशाही का वर्णन करने वाले एकमात्र विचारक जो है इनको माना जाता है। इन्होंने नौकरशाही का जो मॉडल दिया है, इसको कहते हैं विवेरियन मॉडल, उस मॉडल को कहते हैं आदर्श मॉडल, आइडियल टाइप मॉडल। इन्होंने नौकरशाही का जो मॉडल दिया है उस मॉडल को विवेरियन मॉडल कहते हैं। और वो मॉडल किस तरह का मॉडल है, वो आदर्श मॉडल कहा जाता है, इंग्लिश में आइडियल टाइप मॉडल कहते हैं ना। और इनकी पुस्तक है, ये मॉडल किसमें दिया है, तो इनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1920 की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैक्स वेबर की पुस्तक है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के सिद्धांत, इसका हिंदी में मतलब है सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के सिद्धांत। ये पुस्तक का हिंदी में मैंने अर्थ बताया है, वैसे इंग्लिश में ही पुस्तक है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920 की पुस्तक है। इसमें नौकरशाही का उन्होंने आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। अब आदर्श मॉडल नाम क्यों दिया? देखिए, आदर्श जो चीज होती है ऐसी चीज होती है जिसको पूरी तरीके से हम फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए उसको हम बोलते हैं आदर्श। हम अगर उसको फॉलो करें, उसको पूरी तरीके से हम अपना लें, अपने में ढाल लें, तो फिर आदर्श क्यों रहे। जैसे हम भगवान राम को आदर्श मानते हैं, या स्वामी विवेकानंद को कोई आदर्श मानता है, राजा राम मोहन राय को कोई आदर्श मानता है, कोई गांधी जी को आदर्श मानता है, तो उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, उनको हम पूरी तरीके से नहीं अपना सकते, इसलिए उसको कहते हैं आदर्श। तो इन्होंने जो है आदर्श मॉडल नाम क्यों दिया, क्योंकि जो भी उन्होंने इसके लक्षण बताए हैं, जो भी उन्होंने बातें कही हैं नौकरशाही को लेकर के, उनको पूरी तरीके से अपना नहीं सकते हैं, इसलिए आदर्श मॉडल। इसको लेकर के फिर आलोचना भी की गई है। कार्ल जे फ्रेडरिक इनके बहुत बड़े आलोचक माने गए हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक ने इसी को लेकर के आलोचना की हुई, आदर्श क्या, ये आदर्श का मतलब क्या, ये आप आदर्श क्यों कह रहे हो, आदर्श तो कुछ होता नहीं है, फिर आदर्श आपने कहा तो फिर उसको व्यवहार में कैसे अपनाया जाएगा, तो है ना। तो आदर्श मॉडल को लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया, लेकिन आदर्श मॉडल का मतलब यही होता है कि जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं, जो भी विचार दिए हैं, उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते हैं, इसलिए उसको आदर्श कह दिया गया। ये है, ठीक है। तो आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया, उनकी पुस्तक आपको ध्यान रखना है। और संगठन मॉडल के रूप में उन्होंने नौकरशाही का वर्णन किया, एकमात्र विचारक कहे जाते हैं, सबसे व्यवस्थित तथा समाजशास्त्रीय अध्ययन किया उन्होंने। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये नौकरशाही के उदय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो कारक मानते हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं ना। इनके अनुसार नौकरशाही को किसने जन्म दिया, तो पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म दिया। मैंने पिछली क्लास में जो है इसके कारक बताए हैं, उसमें सबसे बड़ा कारक पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था कारक क्यों है, क्योंकि पूंजीपति जो लोग होते हैं वो जो है धन तो कमा लेते हैं, धन कमाने में माहिर होते हैं, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, पॉलिसीज कैसे बनाना है, उसको कैसे लागू करना है, इसके लिए उनको जो है हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो उनकी इस काम में हेल्प करने के लिए नौकरशाही का उद्भव हो जाता है। तो नौकरशाही जो है पूंजीवादी व्यवस्था की आड़ में पनती है। कार्ल मार्क्स जो है इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। नौकरशाही की आलोचना जो है कार्ल मार्क्स क्यों करते हैं, पूंजी
पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी की वजह से जो है नौकरशाही पनपी है, और जो है पूंजीपति लोग जो है लोगों का शोषण करते हैं, तो नौकरशाही भी उसमें भागीदार है। तो पूंजीवादी व्यवस्था की वजह से जो है कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही की आलोचना की है। मेन कारण ये है क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवादी व्यवस्था के शत्रु कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उदय के लिए सबसे ज्यादा नौकरशाही को उदय के लिए उत्तरदायी किसको बताया? पूंजीवादी व्यवस्था को बताया। ये कहते हैं कि व्यवस्था चाहे कोई भी हो, पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, नौकरशाही जीवित रहेगी, यानी नौकरशाही का कुछ नहीं हो सकता है, नौकरशाही का बहाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा ये कहते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नौकरशाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर देगा खूनी क्रांति के माध्यम से, और पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो नौकरशाही भी समाप्त हो जाएगी और सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पूंजीवादी चाहे कोई भी व्यवस्था हो, पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, नौकरशाही तो बनी रहेगी, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नौकरशाही को जरूरी माना है ना। नौकरशाही के बिना किसी संगठन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए नौकरशाही को आवश्यक बुराई कहा गया है कि नौकरशाही आवश्यक भी है, एक बुराई भी है, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। बुराई इसलिए क्योंकि बहुत सारी इसमें खामियां हैं, कमजोरियां हैं, है ना। तो किसी संगठन के उद्देश्य को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए नौकरशाही बहुत जरूरी चीज है। नौकरशाही को उन्होंने लौह पिंजरा कहा है। लौह पिंजरा मतलब लोहे के पिंजरे में जो है ये बंद है ना, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इनको उतना ज्यादा संरक्षण मिला हुआ है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनको लौह पिंजरा बोल दिया गया। लोहा कठोर होता है ना। अब लोहे के पिंजरे में अगर जो बंद है तो उसका क्या हो सकता है? ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो नौकरशाही लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करती है ना, लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है नौकरशाही, ऐसा मैक्स वेबर संकेत देते हैं। नौकरशाही के विवरण मॉडल के अंतर्गत दो चीजें खास हैं। एक तो इन्होंने जो है 3 प्रकार के प्रभुत्व बताए हैं, और नौकरशाही की 10 लक्षण बताए, विशेषताएं बताए हैं, है ना। प्रशासन को प्रभुत्व के अर्थ में प्रस्तुत करने वाले एकमात्र विचारक कहे जाते हैं ना। प्रशासन को उन्होंने किस रूप में प्रयुक्त किया है? प्रभुत्व के अर्थ में प्रयुक्त किया है। बाकी जो लोग हैं वो प्रशासन को सेवा करने के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, प्रशासन का जो अर्थ होता है वो सेवा करना होता है, टू सर्व होता है, हमने पढ़ा है। तो ज्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि प्रशासन का मतलब सेवा करना है, लेकिन ये जो है प्रशासन का मतलब सेवा करना नहीं, प्रभुत्व स्थापित है, दूसरों को डोमिनेट करना, ये जो है कहना है मैक्स वेबर का प्रशासन के संदर्भ में। और इसी संदर्भ में उन्होंने 3 प्रकार के प्रभुत्व बताए हैं, जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के प्रभुत्व या सत्ता बताई हैं, उसमें परंपरागत है, करिश्माई है और विधिक। परंपरागत जो प्रभुत्व है, इसमें सत्ता पालन का जो आधार है वो परंपरा है ना। मतलब सत्ता के पालन या प्रभुत्व को मानने के आधार पर 3 प्रकार उन्होंने बताए। ये प्रकार किस आधार पर बताए गए हैं? सत्ता पालन या प्रभुत्व को मानने, प्रभुत्व को स्वीकार करने के आधार पर, स्वीकार करने के आधार पर, ना, सत्ता का पालन करने या प्रभुत्व को स्वीकार करने के आधार पर 3 तरह की प्रभुत्व या सत्ता बताई हैं मैक्स वेबर ने। तो परंपरागत का मतलब यहाँ पर यह है सत्ता पालन का आधार परंपरा है। यहाँ पर सत्ता पालन का आधार, सत्ता पालन का आधार है, का आधार परंपरा है। यहां पर सत्ता पालन का आधार क्या है? परंपरा, यानी परंपरा से लोग जो है किसी की सत्ता को स्वीकार करते आ रहे हैं, किसी के प्रभुत्व को या किसी के आदेशों को मानते आ रहे हैं, इसलिए दूसरे लोग भी मान रहे हैं।
यानी पुरानी पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को लोग सम्मान देते आए हैं तो आज भी दे रहे हैं, है ना। हमारे पूर्वज जो है किसी को सम्मान देते थे या किसी की सत्ता को स्वीकार करते थे, किसी के प्रभुत्व को मानते थे, तो हम लोग भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी सत्ता को मान रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। तो ये परंपरा है, परंपरा से ऐसी चीज चली आ रही है, परंपरागत रूप से ऐसा हो रहा है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, सब में उदाहरण आपको देना है। उदाहरण राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, जो वंशानुगत होती है। यानी किसी परिवार में कोई राजा है तो उसको लोग जो है मानते आए हैं, तो उसके परिवार के अन्य लोग जो राजा बनते हैं तो उसको भी स्वीकार करने लग जाते हैं। इसमें पोप की सत्ता भी आती है, पोप की सत्ता है, दलाई लामा की सत्ता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, सामंतवादी व्यवस्था इसके अंतर्गत आ जाएगी, है ना। तो ये और उदाहरण भी हम इसमें दे सकते हैं, है ना। जैसे पोप की सत्ता भी हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। ईसाई धर्म में सबसे बड़े जो गुरु होते हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो पोप होते हैं, पोप की सत्ता, है ना। तो चूंकि अब परंपरागत रूप से चली आ रही कि भाई पोप इसमें एक बनाया जाता है और उसको सभी लोग सम्मान देते हैं, स्वीकार करते हैं उसकी सत्ता को, उसके आदेशों का पालन करते हैं ईसाई धर्म में। तो आज भी वो चीज हो रही है, पोप जॉन पॉल अलग से जो है घोषित होते हैं और उनको जो है सम्मान लोग देते हैं ईसाई धर्म में, ठीक है। तो ये हो गया परंपरागत। करिश्माई, इसका आधार क्या है, सत्ता पालन का आधार, यहां पर आधार है व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व, करिश्माई या जादुई व्यक्तित्व, जादुई व्यक्तित्व, है ना। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत करिश्माई है, आकर्षक है, बहुत जादुई है, तो उस व्यक्ति की सत्ता को लोग जो है मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे गांधी जी, है ना, अभी मोदी जी हैं वर्तमान में, है ना। मोदी जी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि सामने वाला उनसे इंप्रेस हो जाता है, सामने वाला उसकी बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है ना। तो इस तरीके से जो है ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, है ना। व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर जो है सामने वाला उनको सम्मान देता है, उनकी बात को सुनता है, उनकी बात को मानता है। तो ये है इस तरीके से करिश्माई व्यक्तित्व। इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं गांधी जी का व्यक्तित्व, उदाहरण गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी का व्यक्तित्व, ये है ना। तो इस तरीके से हो गया विधिक। इसमें सत्ता पालन का आधार क्या है, कानून, विधि। इसमें आधार है कानून, लॉ, यानी लॉ के माध्यम से जो है सत्ता का पालन करवाया जाता है। कोई व्यक्ति है, उसके पास कानून है, उसके साथ कानून है, तो वो अगर कोई आदेश देगा तो उस आदेश का पालन होगा, क्योंकि वो पद पर है, किसी न किसी पद पर है, और उस पद पर रहते हुए वो किसी को आदेश देगा तो लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि उस कानून के तहत ऐसा कर रहा है ना। जैसे कलेक्टर है, जिलाधीश, तो जिलाधीश की जो सत्ता है वो इस तरह की सत्ता कही जाती है, और उन्होंने नौकरशाही को इसी के अंतर्गत रखा है, कुल मिला के ऐसा हम कह सकते हैं। उदाहरण जिलाधीश की सत्ता, जिलाधीश की सत्ता ना। जिलाधीश यानी कलेक्टर जो होता है, चूंकि उसके वो पद पर है, उसके साथ कानून है, उसके पास सत्ता है, तो वो अगर किसी को आदेश देगा तो लोग उसका पालन करेंगे। अगर वो रिटायर हो जाए तब किसी को आदेश दे तो लोग उसको नहीं सुने,
क्योंकि वो उसके पास अधिकार नहीं है, सत्ता नहीं है। ठीक है, तो ये है कानूनी प्रभुत्व या विधिक सत्ता, विधिक प्रभुत्व। नौकरशाही को जो है मैक्स वेबर ने इसी के अंतर्गत रखा है ना। मतलब कहने के यहां पर यह है कि नौकरशाही को समझाने के लिए उन्होंने ये 3 प्रभुत्व बताए हैं, कुल मिला के ये। तो तीनों को बता करके उन्होंने ये बताया कि जो नौकरशाही है वो विधिक सत्ता के अंतर्गत आती है, क्योंकि नौकरशाह जो होते हैं उनके पास कानून है, उनके पास अधिकार जो मिले हैं कानून के जरिए मिले हैं ना। उनके पास जो अधिकार हैं वो एक कानून के जरिए मिले हैं, और जब वो किसी को आदेश देते हैं तो उन आदेशों का पालन लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास अधिकार है, कानून के जरिए उनको अधिकार मिले हैं, पद मिला हुआ है। तो ये है मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विधिक प्रभुत्व या सत्ता के अंतर्गत रखा है। ये आपको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नौकरशाही के आदर्श मॉडल की, जो उन्होंने 10 विशेषताएं बताई। मैक्स वेबर ने जो मॉडल दिया है जिसको कहते हैं वेबेरियन मॉडल, इसमें उन्होंने जो आदर्श मॉडल दिया है, आदर्श मॉडल की 10 विशेषताएं उन्होंने बताई ना। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अंतर्गत, नौकरशाही के आदर्श मॉडल के अंतर्गत 10 विशेषताएं, ये लक्षण बताई हैं। उसमें पहला है स्पष्ट कार्य विभाजन। जो नौकरशाह होते हैं उनके मध्य कार्यों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाता है। देखो कार्य विभाजन हमने पीछे भी पढ़ा है, हेनरी फ्योल ने ये सिद्धांत दिया है, लूथर गुलिक ने भी दिया है, उर्विक ने भी दिया है, मुनिरेले ने भी दिया है। ये सभी ने कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया है, और मैक्स वेबर ने भी इसको बताया है। स्पष्ट कार्य विभाजन का मतलब होता है कि जो भी नौकरशाह हैं, पदाधिकारी कर्मचारी होते हैं, उन सभी के मध्य कार्यों का बंटवारा होता है। अलग अलग कार्य दिए, जैसे कलेक्टर को काम अलग है, कमिश्नर को काम अलग होते हैं, डिप्टी कलेक्टर को अलग होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, है ना, पटवारी, आरआई, इन सभी को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये है स्पष्ट कार्य विभाजन। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ लिया है। इसके बाद आता है पद सोपानात्मक व्यवस्था। जो नौकरशाह होते हैं वो जो है एक संगठन में पद सोपानवत रूप से संगठित होते हैं, यानी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें सामान्य प्रशासन की, तो सामान्य प्रशासन में सबसे नीचे होता है पटवारी, फिर होता है आरआई, फिर होता है नायब तहसीलदार यानी एनटी, फिर तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम, एसडीएम हो गया, फिर एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर डीएम। ये है सामान्य प्रशासन का पद सोपान। तो जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सामान्य प्रशासन का पद सोपान है ना, सभी जो है नीचे से ऊपर तक जो है व्यवस्थित क्रम में संगठित होते हैं। बाकी पद सोपान अलग से भी पढ़ना है हमें, वहां पर इसका और डिटेल हम करेंगे। निर्व्यक्तिकता, इसका उल्लेख पीछे वैसे हुआ है। जो भी पदाधिकारी कर्मचारी होते हैं वो निर्व्यक्तिक ढंग से या किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके निर्णय नहीं लेते हैं, कार्य नहीं करते हैं, है ना। व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कार्य ना करना, ठीक है। निर्व्यक्तित्व का मतलब है व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कार्य न करना। ये हमने पढ़ लिया, वैसे ये सारे जो पॉइंट हैं पहले हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, तो ये हो गया। इसके बाद अनुशासन। जो नौकरशाह होते हैं एक निश्चित अनुशासन तथा नियंत्रण के अधीन काम करते हैं, है ना। यानी उनको जो है कुछ आचरण संबंधी नियमों का पालन करना होता है। जैसे किसी राजनीतिक दल में भाग नहीं ले सकते हैं, राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं,
कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको ये रहता है कि एक पत्नी के रहते हुए उसको तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आचरण संबंधी नियम है, तो इनके अधीन रह करके इनको काम करना पड़ता है ना। निश्चित अनुशासन तथा नियंत्रण के अधीन काम करना, निश्चित अनुशासन, निश्चित अनुशासन तथा नियंत्रण के अधीन काम करना, नियंत्रण के अधीन कार्य करना, ये है ना। तो ये है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसके बाद आता है नियुक्ति आधार, अपॉइंटमेंट बेस्ड। नियुक्ति आधार मतलब है कि इनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। इसको मैक्स वेबर ने सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताया है। मैक्स वेबर द्वारा इसे सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है, क्योंकि ये जो है राजनीतिज्ञों को, राजनीतिज्ञों से प्रशासनिक अधिकारियों को, नौकरशाहों को अलग करता है, क्योंकि राजनीतिज्ञों का निर्वाचन होता है और इनकी नियुक्ति होती है ना। प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको नियुक्ति के जरिए जो है उनको पद दिया जाता है, यानी पद सौंपा जाता है। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण है ना। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण नियुक्ति आधार को माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये राजनीतिज्ञों को अलग कर, राजनीतिज्ञों से नौकरशाहों को अलग करता है। पद के लिए आवश्यक योग्यताएं, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं के आधार पर जो उनकी नियुक्ति होती है ना, हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं, अर्हताएं होती हैं, और उन अर्हताओं को अगर वो फुलफिल करता है तो उसकी जो है नियुक्ति उस पद पर की जाती है। पदोन्नति, समय समय पर पदोन्नति दी जाती है। हर कार्मिकों को जो है समय रहते पदोन्नति दी जाती है, जिससे उसके मनोबल में वृद्धि होती है ना, और वो कार्य पर बना रहता है, प्रोफेशनल बना रहता है पदोन्नति की वजह से ना। तो ये पदोन्नति अलग से टॉपिक भी है, हमें पढ़ना है। कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत पदोन्नति पढ़ेंगे हम लोग, भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति। वेतन पेंशन, कार्य के हिसाब से वेतन मिलता है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि भारत में पेंशन बंद हो गई है, सरकारी नौकरी में 2005 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, है ना। तो लेकिन उन्होंने वेतन पेंशन दोनों की बात कही है ना, जिससे वो अच्छे से काम कर सके। इसके बाद आता है व्यवसाय के पेशेवर। मैंने भी बताया कि प्रोफेशनल लोक सेवक जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, व्यावसायिक होते हैं। प्रोफेशनल होने का मतलब होता है कि वो उस सेवा को आजीवन स्वीकार कर लेते हैं, उसी में आजीवन लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक निगेटिव वर्ड भी होता है, वो कहते हैं अरे वो तो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल सकारात्मक चीज है। प्रोफेशनल मतलब है कि जो एक नौकरशाह है या लोक सेवक है, वो जिसमें भर्ती हुआ है, जिसमें उसकी नियुक्ति हुई है, वो उसको आजीवन स्वीकार करता है, इधर उधर नहीं भटकता है, उसमें हमेशा लगा रहता है, यानी वो प्रोफेशनल तरीके से उस काम को करता है। तो यहां पर प्रोफेशनल होने का मतलब यह है कि जो सेवा उसने शुरू की है, जो काम उसने शुरू किया है, जो पद उसने प्राप्त किया है, उस पद को जो है आजीवन स्वीकार करता है, आजीवन उसमें रहता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो है लोग स्विच करते रहते हैं, और को उनको मौका मिलता है तो गवर्नमेंट जॉब में भी आ जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि वो जो पद, जिस पद पर काम कर रहे हैं वो कभी भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन नौकरशाहों को प्रोफेशनल माना जाता है, व्यवसायिक माना जाता है, क्योंकि वो आजीवन उसमें काम करते रहते हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति आईएएस है, वो आईएएस से क्या करेगा, वो है ना, आईएएस बनने के बाद फिर वो थोड़ी कुछ और नौकरी ढूंढेगा और थोड़ी कोई प्रयास करेगा कि भाई मुझे और आगे बढ़ना है। अब आईएएस तो सबसे ऊपर ही, आईएएस के बाद फिर वो प्रमोशन हो जाएगा तो सचिवालय में चला जाएगा, सचिव बन जाता है, वही आईएएस ही सचिव बनते हैं, है ना। तो ये इसलिए जो है ये प्रोफेशनल होते हैं, यानी जिस सेवा को वो स्वीकार करते हैं उसमें वो आजीवन लगे रहते हैं। लास्ट है लिखित नियम। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह होते हैं, लिखित नियमों के अनुसार चलते हैं, यानी सब चीजें जो है लिखित रूप में होती हैं।
लिपिबद्ध होती है, उसके हिसाब से उनको अपना काम करना होता है। तो ये इस तरीके से यहां तक मैंने बताया है। फिर इनकी आलोचना पढ़ना है। मेन जो देखो नौकरशाही से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आलोचना से ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही आलोचना से हुई है। नौकरशाही एक नकारात्मक शब्द है, तो सभी ने आलोचना की है, बहुत सारे विचारक हैं आलोचना करने वाले। तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किसने किस तरह की आलोचना की है। अलग अलग विद्वानों ने जो है नौकरशाही के लिए अलग वर्ड यूज किए हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं कि ये वर्ड किसने दिया आलोचना के संदर्भ, ऐसे। तो आगे हम इसको कल नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आलोचना से संबंधित चीजें बची हुई हैं। कुछ और विचारक जो है इसमें हमें पढ़ना है, जैसे कार्ल मार्क्स के विचार है, फिर मार्क्स के विचार है, गिटानो मोस्का के विचार है ना। तो ये है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे इसमें मानव संबंधवाद चौथी विचारधारा स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।